अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास क्यू वैल्यू और थ्रेशोल्ड एनर्जी के बीच का एक ताल्लुक है। अब ये थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है पहले ये समझेंगे और फिर इसकी एक मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे कि भाई वैल्यू कितनी होगी, थ्रेशोल्ड वैल्यू यानी एनर्जी की वो मिकदार कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। तो रिलेशन बिटवीन क्यू वैल्यू एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी हमारा मेन टॉपिक हुआ। दो तरह के रिएक्शन हमने पढ़े थे, एक्सोथर्मिक और एंडोर्जिक। अब एंडोर्जिक वो रिएक्शन थे जिसमें आपको हीट सप्लाई करनी पड़ती है, माइनस क्यू जैसे वो एनर्जी थी जो आपको रिक्वायर्ड थी ताकि आप रिएक्शन को चला सकें। ठीक है, तो ये एनर्जी अब कौन देता था? इंसिडेंट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी की सूरत में ये एनर्जी मिलती थी। अब ये जो इंसिडेंट पार्टिकल आके टारगेट न्यूक्लियस को हिट करेगा तो उसकी सारी काइनेटिक इस मकसद के लिए नहीं थी, तो उसने आपके पास यानी वो कुछ रिएक्शन को स्टार्ट के लिए जाएगी और जो कुछ हिस्सा था वो जो प्रोडक्ट न्यूक्लियस आना है, जो उसके साथ आउटगोइंग पार्टिकल आना है, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बननी है। बात समझ गए? यानी कि इंसिडेंट पार्टिकल जो आके जिस पार्टिकल ने हिट करना है इनकमिंग पार्टिकल ने, उसकी एनर्जी के दो मकासद हो गए। एक रिएक्शन को चलाने के लिए, यानी एक्साइट करने के लिए, और कुछ पोर्शन जो आपके प्रोडक्ट न्यूक्लियस और आउटगोइंग न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो अब होगा क्या? जब रिएक्शन होगा तो माइनस क्यू एनर्जी अब्सॉर्ब हो जाएगी, तो इंसिडेंट पार्टिकल को कुछ एडिशनल एनर्जी भी देनी है माइनस क्यू के साथ। तो वो कम से कम काइनेटिक एनर्जी की मिकदार जो आपके पास जिसमें न्यूक्लियर रिएक्शन यानी प्लेस हो सकेगा, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाती है। तो दो तरीके से मैंने इसे डिफाइन किया कि आपके पास मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल जो कि एंडोर्जिक रिएक्शन को क्या कर सके, इनिशिएट कर सके, या सादा लफ्जों में कह लो मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी नेगेटिव क्यू वैल्यू रिएक्शन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो दोनों बातें एक ही हैं, यहाँ पे लफ्ज एंडोर्जिक आ गया, यहाँ पे नेगेटिव क्यू आ गया, तो दोनों लिंक करते हैं एक दूसरे के साथ। अब इस बात का प्रूफ देखते हैं। तो इसका प्रूफ देखने के लिए हमें जो इससे पिछला लेक्चर था जिसमें क्यू वैल्यू कैलकुलेट की थी, तो वहां से कुछ टूल मैं लेके आया हूं। वो टूल आपको इस जगह पे लिखे हुए दिख रहे हैं। इन मैथमेटिकल फॉर्म को समझने के लिए आपको इससे पिछला लेक्चर समझना पड़ेगा, क्यू वैल्यू देखनी पड़ेगी, उसका सारा लेक्चर में ये सारी डेरिवेशन हुई हुई है। तो अब लेट से हम ये कंसीडर करते हैं कि जो बम्बार्डिंग पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है। टी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को जीरो कर रहा है, ए सब स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, ये इंसिडेंट पार्टिकल का नाम था जो बम्बार्डिंग पार्टिकल था, तो उसकी काइनेटिक जीरो हो गई। अगर टी ए जीरो है तो इस टूल में देखो टी ए जीरो करो तो ये ऊपर वाला फैक्टर सारे जीरो हो गया, तो इसका मतलब एक्स जीरो हो जाएगा। ठीक, और आप y वाला जो निकाला था अगर इसमें टी ए जीरो करो तो ये ऊपर वाला एक फैक्टर जीरो होगा, बकिया फैक्टर बीच हमने लिख दिया। टी बी हमने निकाला था स्क्वायर रूट बी में x प्लस माइनस के साथ स्क्वायर रूट यानी क्वाड्रेटिक का इक्वेशन बनी थी। यहाँ पे अब चूंकि x जीरो है तो x वाली जीरो जीरो कर दो, स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ y की वैल्यू आ जाएगी, तो स्क्वायर रूट के अंदर y की वैल्यू लिख दी, दोनों साइडों का स्क्वायर उठाओ तो रिजल्ट आपके पास ये आ जाएगा। अब चूंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो आपका Q लेस देन जीरो होगा, तो इसलिए जवाब माइनस में लिखेंगे। अब इसका मतलब टी बी यानी जो आउट गोइंग पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी माइनस में आ रही है, यानी कि जो इमिटेड पार्टिकल की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव में होना ये फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी जीरो नहीं हो सकती। यानी ये जो आपने अजम्पशन लिया था कि बम्बार्डिंग पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो ये नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ठीक है, अब एनर्जी बढ़ाते हैं। लेट से हम कह देते हैं जो बम्बार्डिंग पार्टिकल है उसकी एनर्जी बढ़ती है, बढ़ते इतनी बढ़ जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई जो स्क्वायर रूट के अंदर वाला फैक्टर है ये जीरो हो जाए, ताकि आपका एक्स बच जाएगा, तो आपके पास जवाब यानी जीरो में नहीं आएगा, तो इसका तो आपका रिएक्शन पॉसिबल होगा। तो जनाब इसका मतलब जब ये कंडीशन बन जाएगी आपके पास, जैसे मैंने कहा कि इमिटेड पार्टिकल की एनर्जी पॉजिटिव में आ जाएगी, तब ये रिएक्शन एक्सेप्टेबल होगा। तो कंडीशन ये हो गई कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई को बराबर होना चाहिए जीरो के।
ठीक है, तो अगर आपने इसको x की वैल्यू भी अब आपके ना इल्म में है, y की वैल्यू भी इल्म में है, x का स्क्वायर ले लो प्लस y की वैल्यू लगा दो। अब आपने जब x का स्क्वायर लेके लिखा है तो चीजें थोड़ी सी एडजस्ट करनी पड़ेंगी। cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो आपके पास एम ए एम बी टी ए ओवर एम बी प्लस एम बाई होल स्क्वायर को पहले 1 से ज़रब देंगे, फिर sin स्क्वायर थीटा से ज़रब देंगे, तो दो फैक्टर आपको नजर आ गए। यहाँ पे आप देखो तो एम वाई क्यू आपने अलग करके लिखा, एम वाई टी ए अलग करके लिखा, माइनस एम ए टी ए को अलग करके लिखा, यानी इसके नीचे डिवाइडिंग फैक्टर बारी बारी इन तीनों फैक्टर्स के साथ अलग अलग कर दिया। फिर मैंने रेड कलर में हाईलाइट किया है कि आपके पास कुछ चीजें आपने अरेंज करके लिखनी है। जैसे आपके पास ये पहला फैक्टर है, ये तो एज इट इज आ गया। फिर आपने इस वाले फैक्टर को इसके करीब कर देना है, यानी इसके अरेंज करके लिखा मैंने ये ना, माइनस एम ए टी है, रेड कलर में नजर आ रहा है ना, तो इनको इकट्ठा करके लिख दिया है। फिर आपके पास ये सेकंड फैक्टर माइनस एम ए एम बी टी ए साइंस के थीटा, ये वैसे ही आ गया। और इन दोनों को आपने एलसीएम देखा तो इनका ग्रीन में बेस एक है, तो ऊपर पावर यानी ऊपर डिनोमिनेटर आपके इकट्ठे करके आपने ऐसे लिख दिए। ठीक, तो आपके पास इस तौर पे ये इक्वेशन इस रूप पे लिखी जा सकती है। अब अगला स्टेप क्या जी? अब अगर आप देखो तो आपने चीजों को अरेंज करना है, इन दोनों को अगर एलसीएम उठाते हो तो इस तौर पे लिखा जा सकता है, यानी आपने पहले दो फैक्टर्स का एलसीएम ले लिया, ये फैक्टर आपके साथ वैसे का वैसे ही लिखा हुआ है और इसमें भी आपने कोई तब्दीली नहीं की। अब आपने क्या करना है कि ये चीजें थोड़ी सी मैनेज करके लिखनी है। टी ए इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन ले लेंगे, फिर एम में अंदर जाके ज़रब खा जाएगा, तो ये कुछ चीजें आपके एक फैक्टर कैंसिल भी होगा, तो आपके पास एम ए एम बी माइनस एम बी एम ए माइनस एम वाई ए वाई आ जाएगा, तो ये फैक्टर कट जाएगा, टी ए साथ में लिखा हुआ है। अब आपके पास ये टूल बन चुका है इस तौर पे। ठीक है, आखिरी दो फैक्टरों में कोई अभी बदलाव नहीं आ रहा। फिर इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपके पास क्या आएगा जनाब, नेगेटिव वैल्यू आएगा, क्योंकि टी ए लेस देन होगा किससे, क्यू से। अब हम क्या करेंगे कि अगर टीए को बढ़ाते जाएं कि नेट रिजल्ट क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, तो लास्ट एक्सप्रेशन जो आपके पास है क्या करो कि ऊपर सारे लेफ्ट और साइड एम बी प्लस एम वाई होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे तो जीरो है तो कुछ नहीं होगा। जब राइट साइड पे मल्टीप्लाई करोगे, लेफ्ट साइड पे करोगे तो ये इस फैक्टर से कट जाएगा, ये इस फैक्टर से कट जाएगा, यहाँ पे एम बी प्लस वाई एम वाई ऊपर चला जाएगा, यानी एम बी प्लस एम वाई होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो इक्वेशन इस रूप में आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो जब आपने इस रूप में लिख लिया, अब इसको क्या करना है जनाब कि आपने इसके थोड़ा सा चीजों को मैनेज करना है। वो मैनेज अब कैसे करना है, एम वाई एम ए टी ए वैसे ही आ गया, एम ए ये फैक्टर भी वैसे ही आ गया। इसको जरा ऑब्जर्व करो कि ये Q प्लस टी ए, यानी ये सारी चीज पहले Q से भी जरब खाएगी, फिर ये सारी चीज टी ए से भी जरब खाएगी। तो जब ये सारी चीज टी ए से जरब खाएगी वो तो इधर ही रखी, और जो Q वाला फैक्टर था वो दूसरी तरफ चला गया लेके, उसके साथ जाहिर नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब आपके पास क्या है, टी ए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, टी ए कॉमन लिया जा सकता है, तो टी ए को एक तरफ रखो, बाकी चीजें दूसरी तरफ ले जाओ, तो ये बम्बार्डिंग पार्टिकल की मिनिमम एनर्जी का टूल बन गया आपके पास। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि मीटेड पार्टिकल का थीटा जीरो है तो साइन जीरो हो जाएगा, साइन जीरो पे जीरो, तो नीचे वाला ये फैक्टर खत्म हो जाएगा, तो आपके पास ये टूल बच गया। अब आपने क्या करना है, एम वाई ऊपर भी है, नीचे दोनों में एम वाई कॉमन ले लो, एम वाई से कट जाएगा, तो ये टूल आ गया। अब जो नीचे फैक्टर है माइनस एम ए प्लस एम बी प्लस एम वाई, इसकी वैल्यू मुझे चाहिए, तो वो वैल्यू निकालता हूं मैं जो आपने क्यू वैल्यू की बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी उससे, कि आपके पास जो रेस्ट मास एनर्जी का डिफरेंस होता है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का, वो आपकी क्यू के बराबर होता है, क्यू वैल्यू के बराबर होता है। तो यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन लेके दूसरी तरफ ले गए, यहाँ से आपके पास ये फैक्टर आ गया। अब आपको देखो चाहिए क्या, आपको चाहिए ना एम ए माइनस में एम बी। अब आप यहां से गौर कर सकते हैं कि आप कैसे चीजें मैनेज करेंगे। तो आपने थोड़ा सा ये नेगेटिव का फैक्टर था, इसको दूसरी तरफ लेके गए तो पॉजिटिव हो गया। अब आपके पास एम ए भी है, एम एक्स भी है, आपको एम बी चाहिए था, तो वो आपने अरेंज करके लिख दिया, ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब ये वैल्यू उठा के आप इक्वेशन 2 में डाल सकते हैं, इक्वेशन 2 में वो वैल्यू डाल के नीचे आपने लिख दिया। अब जो ऊपर फैक्टर है एम बी प्लस एम वाई, इसको अगर आप गौर करें तो आप जानते हैं एम एक्स बहुत बड़ा होगा क्यू बाई सी स्क्वायर से। ठीक है, क्यू बाई सी स्क्वायर यानी आपके पास जीरो है अगर, तो अब आपके पास यहाँ पे जो फैक्टर आ गया वो इस तौर पे लिखा जा सकता है कि जो आपने टूल बनाया था, यानी इस टूल में से, तो आपने क्यू बाई सी स्क्वायर को इक्वल टू जीरो कर दिया है, तो आप यहाँ से एम वाई एम बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो वैल्यू उठा के एम एक्स प्लस एम ए इस जगह पे लगाई जा सकती है ऊपर, तो वो एम ए माइनस एम एक्स वैल्यू लगी, यानी ये रिप्लेस कर दिया आपने इस तरीके से यहाँ से।
तो जनाब ये थ्रेशोल्ड एनर्जी आ गई आपके पास। अब आप क्या कर सकते हैं कि जनाब इसकी वैल्यू रिप्लेस होने के बाद आप mx के साथ अलग-अलग डिवाइड कर दें, इसके साथ भी डिवाइड कर दें, इसके साथ भी नेगेटिव क्यू बाहर करके लिख दो, तो 1 प्लस ma/mx आ जाएगा। तो ये वो बेसिक टूल है जो आप सारी किताबों में लिखा हुआ देखते हैं। यानी ये क्यू वैल्यू और थ्रेशोल्ड एनर्जी के बीच में एक थर्मिक रिएक्शन के लिए एक टूल आ जाता है। तो मिनिमम एनर्जी की वैल्यू आ गई। ठीक है? तो आपके पास यानी मैस जो है वो अगर यानी चेन है तो हम इसे मैस नंबर कह सकते हैं। तो आपके पास माइनस क्यू एम ए की जगह ए आ जाएगा, एम एक्स की जगह ए एक्स आ जाएगा। ठीक है? तो ये आपने कंडीशन याद रखनी है इसकी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।